हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में से किसी भी एटम के न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल्स या फोटॉन्स एमिट होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो चीज़ न्यूक्लियस से बाहर आती है उसे हम कहते हैं रेडिएशन। मेनली 3 प्रकार के रेडिएशन होते हैं: अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन में क्या होता है कि एक पेयर ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं किसी भी न्यूक्लियस से। यानी कि कोई भी न्यूक्लियस है, उसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ अगर निकल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन जो है हमारा मेनली हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम एटम का न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो जब भी ये पार्टिकल निकलेगा तो हम बोलते हैं कि अल्फा रेडिएशन एमिट हो रही है न्यूक्लियस से। फिर आता है हमारा बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन और कुछ नहीं होता, बीटा जो है पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन्स को ही बोला जाता है। तो जब भी न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बीटा रेडिएशन। गामा रेडिएशन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इसमें जो है हाई एनर्जी फोटॉन्स हमारे एमिट होते हैं न्यूक्लियस से। मेनली वो जो है हमारे 100 के ईवी से ऊपर होते हैं, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर के होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहले हमने देखा था कि अल्फा रेडिएशन होता है, तो अल्फा डी के पहले हम पढ़ लेते हैं। अल्फा डी के में क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो है न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है कि जो मास है हमारा न्यूक्लियस का वो 4 यूनिट रिड्यूस हो जाता है, और जो चार्ज होता है वो 2 यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, तो इसका मास कितना होता है 4 यूनिट, 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है हमारा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है हमारा, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स उसमें से एमिट हो रहे हैं। प्रोटॉन का चार्ज और जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, तो इतना चार्ज रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर Z था तो वो Z-2 बन जाता है। ये है हमारी जनरल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन अल्फा डीके की, जिसमें कि एक एलिमेंट है, जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है बाहर, तब बचता क्या है हमारा जो डॉटर न्यूक्लियाई है, उसका मास जो है 4 यूनिट्स रिड्यूस हो चुका है, और जो चार्ज है यानी एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट्स रिड्यूस हो चुका है। अल्फा डी के हमारे जनरली जो है हैवी न्यूक्लियाई में ही होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम 238 आइसोटोप थोरियम के 234 आइसोटोप में कन्वर्ट होता है बाय एमिटिंग दी अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही रेडियम है जो कि रेडॉन में कन्वर्ट होता है। सेकंड है हमारा बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है कि बीटा पार्टिकल्स हमारे न्यूक्लियस से बाहर आते हैं। बीटा पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इसमें क्या होता है, अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि यह है हमारी रिएक्शन। ये हमारा कोई एलिमेंट है X, इसमें से एक बीटा पार्टिकल हमारा निकल गया, तो बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है -1। चार्ज कंजर्वेशन होगा हमारा इस रिएक्शन में, तो इसलिए क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका चार्ज 1 प्लस होगा।
बीटा पार्टिकल का मास 0 होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है, तो जो एटॉमिक मास नंबर है वो हमारा अनअफेक्टेड रहेगा, वो ए ही रहेगा, पहले की तरह ही। बीटा डीके में हमारा एक और पार्टिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। तो ये हमारी मेन रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 14, जो कि नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है बाय एमिटिंग द बीटा रेडिएशन और बीटा पार्टिकल्स। ऐसे ही हीलियम 3 है एक हीलियम का आइसोटोप, सॉरी हाइड्रोजन 3 है जिसे हम ट्रिटियम भी बोलते हैं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जो कि हीलियम के एक आइसोटोप हीलियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है बाय एमिटिंग द बीटा पार्टिकल और द बीटा रेडिएशन। इस बीटा डीके के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक है पॉजिट्रॉन डीके। इस पॉजिट्रॉन में क्या होता है, हमारा पॉजिट्रॉन एमिट होता है न्यूक्लियस से। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन कुछ नहीं होता, ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये एंटी पार्टिकल है तो इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। ये है पॉजिट्रॉन का हमारा सिंबल। अब क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर इस तरह से हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन इसकी कैसी होगी, ये कोई एलिमेंट है हमारा एक्स, जब भी इसमें से पॉजिट्रॉन एमिट होगा एक पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, रिड्यूस हो जाएगा बाय 1। और क्योंकि पॉजिट्रॉन का कोई मास नहीं होता या फिर नेग्लिजिबल मास होता है तो मास नंबर कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे हमारा पिछले वाले बीटा डीके में था कि एक एंटी न्यूट्रिनो हमारा एमिट हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिनो एमिट होगा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो होता है और यहाँ एंटी इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो होता है। इसकी मेन रिएक्शन होती है जिसमें कि प्रोटॉन हमारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है बाय एमिटिंग पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, नियॉन का एक आइसोटोप है नियॉन 19, वो हमारा फ्लोरीन 19 में कन्वर्ट हो जाता है बाय एमिटिंग द बीटा प्लस और पॉजिट्रॉन। ऐसा ही एक बोरॉन है 8 है जो कि बेरिलियम 8 में कन्वर्ट हो जाता है बाय एमिटिंग द पॉजिट्रॉन। फिर एक तीसरे तरह का हमारा बीटा रिएक्शन होता है या कहीं बीटा डीके होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि कोई हमारा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो एटम्स में वेरियस ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जो अंदर का ऑर्बिटल होता है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो पूरे न्यूक्लियस का चार्ज भी रिड्यूस हो जाता है बाय 1 यूनिट। और फिर से अगेन इसमें न्यूट्रिनो रिलीज होगा। ये रिएक्शन इक्विवेलेंट है हमारे पॉजिट्रॉन एमिशन के। फंडामेंटल लेवल पर क्या होता है इसमें, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। एक नेपच्यूनियम है, नेपच्यूनियम का न्यूक्लियस है 232 आइसोटोप, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और यूरेनियम 232 में कन्वर्ट हो जाता है। तो
ये रिएक्शंस भी जनरली हैवी एटम्स में ही होती है, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं न्यूक्लियस के, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच ले और कैप्चर कर ले। फिर लास्ट है हमारा गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है, इसमें गामा रेडिएशन एमिट होती है। गामा रेडिएशन क्या होती है, फोटॉन्स होते हैं, तो फोटोन का ना तो चार्ज होता है और ना ही मास होता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये एक न्यूक्लियस है जिसमें से गामा रेडिएशन एमिट हो रही है, तो न्यूक्लियस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टार क्यों लगाया है, स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट यानी कि हायर एनर्जी स्टेट। तो ये क्या करता है कि एनर्जी को रिलीज करता है फोटॉन्स की फॉर्म में, और ये ग्राउंड स्टेट में यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन। इसी डी एक्साइटेशन प्रोसेस में गामा फोटॉन रिलीज होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारा यूरेनियम 235 का एक एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस है जो कि गामा रेडिएशन इमिट कर रहा है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रेडिएशन एंड टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हम देखते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि अब हम डिराइव करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी फॉर्मूला क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी कैसे जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी सैंपल है जिसमें कि रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, यानी कि जो भी मटेरियल है हमारा वो रेडिएशन एमिट करते हैं। कोई सैंपल है हमारा, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, इसमें से क्या होगा कि कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट होगा, तो हमेशा इसमें से जो है रेडिएशन निकलते रहेगी। कोई कुछ भी मान लीजिए, हो सकता है अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हो सकता है बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हो सकता है गामा पार्ट रेडिएशन निकल रहा है, तो कुछ भी इसमें से निकल रहा है। तो लेट सपोज कि अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकलते हैं, तो क्या होगा कि लेट से हमारा अभी सिर्फ इतना पोर्शन है सपोज, तो इसमें से जो रेडिएशन निकल रहे होंगे वो होंगे समथिंग। अब मैं इसको अगर बढ़ा दूँ, मैं पूरा कर दूँ, ज़्यादा कर दूँ, मेरे पास मटेरियल ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, मटेरियल ज़्यादा है तो उसमें से रेडिएशन भी ज़्यादा निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडिएशन का निकलना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारे पास मटेरियल का अमाउंट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है, या कहें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। तो इन अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई द नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम इज proportional to the number of radioactive nuclei present at that time। यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी का रेट है, यानी कि जिस रेट से हमारे अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, रेडिएशन बाहर आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, यानी कि उस वक्त जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने ज़्यादा रेडिएशन बाहर आएगा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, लैम्डा, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट। साथ ही हमारा एक नेगेटिव साइन भी इसके सामने लगेगा, क्यों, क्योंकि जब हमारा एक एटम है, लेट से कोई एटम है, इसने क्या किया कि एक रेडिएशन एमिट कर दिया, तो अब क्या हो गया, अब ये रेडियो एक्टिव रहा नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स क्या होगा, वो रिड्यूस हो गया।
उस रिड्यूस को दिखाने के लिए, उस कमी को दिखाने के लिए, यानी कि डिक्रीज को दिखाने के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो हमारा क्या हो गया, डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम मेथड यूज़ कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो n हमारा लेफ्ट साइड में चला गया और t हमारा राइट साइड में चला गया। तो ये हो गया हमारा dn बाई एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। अब दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स पे पुट कर देंगे। तो जो n की लिमिट है वो हमारी क्या होगी, इनिशियली n नोट, जो शुरू में हमारे पास थे वो n नोट नंबर ऑफ एटम्स थे, और बाद में हमारे पास कितने बचेंगे, वो बचेंगे n एटम्स। टाइम की शुरुआत हमारा ये होगी 0 से, जब हम स्टार्ट करेंगे तब तो 0 टाइम ही लेंगे, और लास्ट में हमारे पास होगा t। यहाँ पर लैम्डा भी था, सॉरी थोड़े एरर के लिए। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब dn बाय n को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा हमारा log n, ln यानी कि नेचुरल लॉग, ln n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ये हो गया। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log n माइनस log n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी माइनस 0। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी हमारी, log n माइनस log n नॉट, ये हो जाएगा हमारा log ऑफ n बाय n नॉट, और t माइनस 0 तो हमारा हो जाएगा t। ना इसका हम अब एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास n बाय n नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा। ये हो गया n नॉट, फिर हमारे राइट साइड चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये आ जाएगा हमारा मेन फाइनल रिलेशन। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा हमारा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, जो में टाइम के साथ रिड्यूस होता जाएगा। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है इस फंक्शन की, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अब अगर इसको हमें ज़ीरो करना है तो हमें टाइम को इनफाइनाइट करना पड़ेगा। जब तक कि हमारा टाइम की कोई भी वैल्यू है, कुछ भी फिक्स वैल्यू है, तब तक हमें n जो है ज़ीरो नहीं मिलेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव एटम्स हमारे सैंपल में मिलेंगे ही। वो कम होते जाएंगे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें से रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलती ही रहेगी एलिमेंट्स। एटम ने एक बार रेडिएशन एमिट कर दिया, वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन इस सैंपल में तो बहुत सारे एटम्स हैं हमारे, तो शुरू में किसी ने रेडिएशन एमिट किया, लेकिन बाकी सब अभी नहीं किए, वो सब बाद में करेंगे। फिर उनमें से थोड़े से करेंगे, फिर बाकी सब बच जाएंगे, वो और बाद में करेंगे। फिर जो बचे होंगे वो फिर से थोड़ा सा एमिट करेंगे, बाकी सब फिर बचे हुए जो होंगे वो बाद में करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि जो एक बार एमिट कर दिया रेडिएशन वो दोबारा तो नहीं करेगा, वो तो खत्म हो गया। लेकिन जो बचे हुए हैं वो सब एमिट करेंगे, लेकिन क्योंकि अब सैंपल में एटम्स ही कम बचे होते हैं तो वो रेडिएशन भी कम एमिट करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स और रेडिएशन का रेट वो दोनों धीरे 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 कम होते जाते हैं, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होते। इस फंक्शन
तो ये जो मैथमेटिकल फंक्शन हमें मिला है जो कि है डीके फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन, ये दिखाता है कि कभी भी रेडिएशन हमारा खत्म नहीं होगा, कम होता जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। अच्छा, अगर जब हमारा ये कम होता जाएगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब टोटल नंबर ऑफ एटम जो बचे होंगे हमारे वो हाफ हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू में, या फिर हमारा 1% बचेगा या 10% बचेगा। ऐसी सिचुएशंस भी आए करेंगी हमारे पास। तो कब होगा? मान लो कि हमारे पास अभी जो है 10,000 रेडियोएक्टिव एटम्स हैं, पता लगाना चाहते हैं कि वो 100 कब होंगे या फिर 500 कब होंगे। तो वैसे इसके लिए हम क्या करेंगे? वैसे तो इसी फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। तो आगे हम देखते हैं हाफ लाइफ। यानी हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम होता है कि जब हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, रेडियोएक्टिव एटम्स के। तो यानी कि as t approaches t half n tends to n नॉट बाय, यानी कि n जो है n नॉट बाय 2 को अप्रोच करता है, यानी कि वो टाइम जिस पे नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स हमारे हाफ हो जाते हैं ओरिजिनल वैल्यू के, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओरिजिनल हमारा जो है इक्वेशन है n इज इक्वल टू n नॉट टू द पावर लेमडा टी। तो यहाँ पर हम t रख देंगे p हाफ और n हो जाएगा हमारा n नॉट बाय 2। तो हो गया हमारा n नॉट बाय 2 इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर लेमडा t हाफ। तो यहाँ से हमारे t हाफ की वैल्यू आ जाएगी log 2 नेचुरल log 2 डिवाइडेड बाय लेमडा। नेचुरल log 2 की वैल्यू होती है हमारे 0.693। तो t हाफ हमारा हो गया 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, ये हो गया हमारा p हाफ, हाफ लाइफ। अब अगर इसको देखो तो हाफ लाइफ जो है इंडिपेंडेंट है इनिशियल वैल्यू के, यानी कि हम ज़्यादा अमाउंट में सैंपल लें या कम अमाउंट में लें, जो उसको आधा होने में टाइम लगेगा वो बराबर ही होगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया 10,000, तो इसको 5,000 एटम्स होने में ये हाफ टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको ले लूँ 1,00,000, तो इसको 50,000 होने में भी सेम टाइम ही लगेगा। यहाँ पर 1,00,000 से 50,000 होने में जो टाइम लगा और यहाँ जो 10,000 से 5,000 होने में टाइम लगा वो टाइम सेम ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ लेमडा पे डिपेंड करता है, यानी कि रेडियो एक्टिव कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पे। So after n half-life periods, number of radioactive nuclei remaining will be 1/2 की power n times of the initial number of radioactive nuclei। यानी कि लेट से कि हमारे पास n नॉट नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स थे जिनका हाफ लाइफ है हमारा 2 घंटे। तो अगर मैं 10 घंटे बाद देखूँ तो 10 घंटे में हमारे कितने हाफ लाइफ जो है हो चुके हैं? तो वो होंगे हमारे
पाँच हाफ लाइफ बीत चुकी है, तो 5 घंटे बाद क्या होगा हमारा ये n0 डिवाइडेड बाय 2⁵ इतने हमारे पास रेडियो एक्टिव एटम्स बचेंगे आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। तो अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर शुरू में ही हमारे पास सिर्फ 10 एटम्स हैं, तो आफ्टर सिंगल हाफ लाइफ वो हो जाएंगे 5, दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो हो जाएंगे कितने 2.5, लेकिन 2.5 एटम्स तो होते नहीं है, या तो 2 एटम होंगे या 3 एटम्स होंगे, 2.5 तो नहीं हो सकते। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास कभी भी 10 एटम तो होते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जब भी थोड़े से भी अगर हम कोई भी हमारे पास सैंपल है तो उसमें लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी लेट्स से अगर 10 आप मान भी लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आधे घंटे बाद वो 5 ही हो जाएगा, हो सकता है आधे घंटे बाद वो 9 ही रहे। क्यों? क्योंकि मान लो कोई हमने सैंपल लिया, इसमें बहुत सारे एटम्स थे, ठीक है, कुछ एटम्स ने रेडिएशन एमिट कर दिया, उनका डीके हो गया, ठीक है, तो अभी भी कुछ एटम्स तो बचे हुए हैं ना उसमें जिन्होंने रेडिएशन नहीं छोड़ा है। अब मान लो, अब इसमें हमें नहीं पता होता कि कौन सा एटम रेडिएशन एमिट करने वाला है कौन सा नहीं करने वाला है, हमें तो नहीं पता होता है। तो मान लो कि आपने 10 के 10 वही एटम सिलेक्ट किए हों जो रेडिएशन एमिट अभी नहीं करना चाहते थे, तो ऐसे में तो आपको हाफ लाइफ बीतने के बाद भी पूरे के पूरे 10 ही मिलेंगे। तो इसमें हम सर्टेनली कुछ कह नहीं सकते कि कोई एटम या कोई न्यूक्लियस रेडिएशन को एमिट कर ही देगा। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना है कि उसके एमिट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो जब भी हमारे पास एक लार्ज नंबर आता है तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी एग्जैक्ट हमें दिखती है कैलकुलेशंस में। अब करोड़ों है, मान लो कि 10⁷ 1 करोड़ है एटम्स हमारे पास, तो 1 करोड़ में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ एटम्स तो रेडिएट करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पर फिर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप एक सिंगल ही एटम लोगे तो अब पता नहीं वो कब रेडिएट करेगा या नहीं करेगा। ये छोटे स्केल पर जब हम करते हैं तो दिक्कत आती है। लार्ज नंबर में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो कैलकुलेशन है, वो आपकी पूरी पूरी फिट बैठती है। तो यहाँ तक था हमारा रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशन भी हमने इसमें देख लिया। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के टाइप्स कितने होते हैं, और हाफ लाइफ भी देख लिया।